रात के 11 बज रहे थे। आसमान से बरसता पानी और हड्डियों को कपा देने वाली ठंड। एक 70 साल के बुजुर्ग राघव प्रसाद अपने ही घर के लोहे के गेट को थामे खड़े थे। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उनकी आंखों से बहने वाले आंसू बारिश के पानी में छिप गए थे। गेट के उस पार ग्रिल के पीछे खड़ा था उनका अपना बेटा अमित। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी नजरें फेरी, गेट के अंदर से ताला लटकाया और मुड़कर घर के अंदर चला गया। कुछ ही पलों बाद घर की लाइटें भी बुझ गई। राघव जी ने कांपते हाथों से एक बार फिर गेट खटखटाया, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। उनके कान में बेटे की वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे, पापा, ये घर अब कानूनी तौर पर मेरा है। आपने ही तो साइन किए थे। अब आपकी यहाँ कोई जगह नहीं। बेहतर होगा आप दीदी के घर चले जाएं। अजीब विडंबना है ना। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, आज उसी ने कानून की उंगली पकड़कर पिता को घर से बाहर कर दिया। पर अमित एक बात भूल गया था। हमारे देश के कानून में एक ऐसी शक्ति है जो अन्याय की नींव पर बने इन कागज को एक पल में रद्दी बना सकती है। क्या था वो कानून, और कैसे एक बेबस पिता ने अपनी खोई हुई गरिमा वापस पाई? आज की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, हर उस बुजुर्ग का एक उम्मीद है जिसे अपनों ने ठुकरा दिया है। राम प्रसाद ने अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाकर यह 2 मंजिला मकान खड़ा किया था। एक एक ईंट में उनकी मेहनत और उनकी पत्नी की ममता रची बसी थी। पत्नी के देहांत के बाद राघव जी के लिए अमित ही उनकी दुनिया बन गई थी। उन्हें लगता था कि बेटा साथ है तो बुढ़ापा सुकून से कट जाएगा। अमित शुरू में आज्ञाकारी था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसके मन में लालच ने जगह बना ली। एक शाम अमित ने बड़े प्यार से राघव जी के पैर दबाते हुए कहा, पापा, अब आपकी उम्र हो गई है। कब तक इन प्रॉपर्टी टैक्स और सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते रहेंगे? आप ये घर मेरे नाम गिफ्ट कर दीजिए। मैं तो आपका बेटा हूँ। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। प्रॉपर्टी मेरे नाम रहेगी तो आगे के काम में आसानी होगा। राघव जी झिझके, पर उनके मन के किसी कोने ने कहा, बेटा ही तो है, आखिर ये सब उसका ही तो है। उन्होंने बिना किसी दबाव के सिर्फ भरोसे की बुनियाद पर उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो पेन की स्याही नहीं, उनके अपने घर के विनाश की इबारत थी। जैसे ही रजिस्ट्री के कागज अमित के अनवारी में पहुंचे, घर की हवा बदल गई। अमित की आवाज में वो मिठास गायब हो गई और उसकी जगह ले ली एक चुभने वाली कड़वाहट ने। सबसे पहले राघव जी को बड़े कमरे से निकालकर सीढ़ियों के नीचे वाले छोटे से अंधेरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। वजह दी गई, पापा, आपको अब इतने बड़े घर की क्या जरूरत? ऊपर वाले कमरे में हमें मेहमानों के लिए जगह चाहिए। फिर बात खाने और दवाइयों पर आ गई। अमित की पत्नी अक्सर ताना देती, इतनी महंगी दवाइयाँ हर महीने, आखिर हम कब तक ढोएंगे? राघव जी चुपचाप सहते रहे। उन्हें लगा शायद समय खराब है, बेटा ठीक हो जाएगा। पर उन्हें क्या पता कि बेटा ठीक नहीं बल्कि मालिक बन चुका है। एक रात बात इतनी बढ़ गई कि अमित ने राघव जी का हाथ पकड़कर उन्हें घर के मुख्य द्वार तक खींच लिया। उसने चिल्लाकर कहा, यह घर मेरा है, कानूनन मेरा, और मुझे अधिकार है मैं किसे अपने घर में रखूं और किसे नहीं। और उस रात राघव जी को उसी के घर से बाहर कर दिया गया जिसे उन्होंने अपनी हड्डियों का गारा बनाकर खड़ा किया था। राघव जी 2 दिन तक एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहे। उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी वहां उन्हें एक पुराना दोस्त मिला जो पेशे से वकील था। जब राघव जी ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई, तो उस वकील ने एक ऐसी बात कही जिसने राघव जी की बुझी हुई आंखों में चमक पैदा कर दी। उसने कहा, राघव जी कानून सिर्फ छीनना नहीं जानता, कानून रक्षा करना भी जानता है। हमारे देश में एक एक्ट है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। इस कानून की धारा 23 एक जादुई हथियार की तरह है। यह साफ साफ कहती है कि अगर किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति किसी को इस शर्त पर दी है कि वह व्यक्ति उनका ख्याल रखेगा
और बाद में वह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है या बुजुर्ग को प्रताड़ित करता है, तो वह प्रॉपर्टी ट्रांसफर या गिफ्ट डीड अवैध घोषित की जा सकती है। राघव जी को यकीन नहीं हो रहा था, क्या सच में वो कागज रद्द हो सकते हैं? वकील ने समझाया, हाँ, बस हमें ट्रिब्यूनल में एक अर्जी देनी होगी। वहाँ जज नहीं, बल्कि एक मेंटेनेंस ऑफिसर आपकी बात सुनेंगे। मामला ट्रिब्यूनल में पहुंचा। अमित भी वहां पूरी अकड़ में आया था। उसके पास सबसे महंगे वकील थे। अमित के वकील ने दलील दी, हुजूर, गिफ्ट डीड पर राघव जी के खुद के साइन हैं। कानूनन अब इस घर पर अमित का पूरा हक है। राघव जी अब इसमें दखल नहीं दे सकते। ट्रिब्यूनल के अधिकारी ने अमित की तरफ देखा और एक सीधा सवाल किया, अमित, क्या तुमने अपने पिता की देखभाल की? क्या उन्हें दवाइयाँ और सम्मान दिया, जैसा कि एक बेटे को करना चाहिए? अमित हकलाने लगा। उसके पास झूठ बोलने के लिए शब्द तो थे, पर सबूत नहीं थे। पड़ोसियों की गवाही और राघव जी के हालात सब कुछ सच बयां कर रही थी। अधिकारी ने अपना चश्मा उतारा और कड़क आवाज में फैसला सुनाया, यह ट्रिब्यूनल इस डीड को नल एंड वॉइड यानी पूरी तरह से अमान्य घोषित करता है। संपत्ति के कागजात तुरंत राघव प्रसाद के नाम पर बहाल किए जाएं और अमित को आदेश दिया जाता है कि वह 24 घंटे के अंदर यह घर खाली कर दे। आज राघव प्रसाद फिर से अपने घर में हैं। खिड़की से वही धूप आती है, वही आंगन, पर अब घर बहुत बड़ा लगता है क्योंकि अमित वहां नहीं है। कानून जीत गया, इंसाफ हो गया, राघव जी को अपना घर वापस मिल गया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। अदालत ने कागज का टुकड़ा तो वापस दिला दिया, पर वो भरोसा वापस नहीं दिला सकी जो एक पिता ने अपने बेटे पर किया था। राघव जी आज भी अक्सर गेट की तरफ देखते हैं, शायद इस उम्मीद में कि उनका वो पुराना वाला अमित वापस आएगा। वो बेटा जिसने कभी उंगली पकड़कर चलना सीखा था, ना कि वो बेटा जिसने कानून का डर दिखाकर पिता को बेघर किया था। चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा, संपत्ति के कागज सोच समझ कर साइन करें। कानून आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, लेकिन रिश्तों की सुरक्षा केवल प्रेम और संस्कार ही कर सकते हैं। अगर आप राघव जी के जगह होते, तो क्या आप अपने बेटे को वापस घर आने देते? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। शायद एक विचार किसी और का घर टूटने से बचा ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।